अगर मन लगा के नहीं समझोगे तो बात समझ में एक भी नहीं आएगी, हमारी गारंटी फिर उसकी नहीं है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना कलर ये वाला। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। समझ गए? देखो, इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, जब इसके पहला वाला जो लेक्चर था, पहला लेक्चर था जेनेटिक्स। इसमें हमको मेंडल वाला पढ़ा गया था। मेंडल मतलब जेनेटिक्स में जो मेंडल ने जितना भी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि मेंडल ने हवा में तीर मारा और उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल गया। मतलब उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, कुछ कुछ टॉल होते हैं, कुछ डॉर्फ होते हैं, ऐसा ऐसा करता गया, उसको बहुत सारे डाटा मिले। बात समझ रहे हो? उसके बाद अगर हम लोग उसको कहेंगे तो ये उसके बाद आगे की प्रोसेस है जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इसमें पढ़ोगे। मतलब उस, जैसे कि मेंडल ने कहा था कुछ टॉल आएगा, कुछ डॉर्फ आएगा, उसका फिर किसी ने कुछ रेशियो बताया था। वो रेशियो के बाद अब उसमें एग्जैक्ट किस वजह से वो चेंज आता था, ये वजह को हम लोग पढ़ेंगे आज। बात समझ गए? इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें और बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ जो बाद में चल के आया बायोटेक्नोलॉजी। हमने बताया करता था कि उसने मेंडल ने किया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, उसमें सीधे सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो अपने मन से जिसको ढूंढता था उससे उसका रिप्रोडक्शन करा देता था। लेकिन उसके बाद में क्या है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ रही हाइब्रिडाइजेशन की। ये क्या निकालेंगे, जीन निकालेंगे, जिसका जीन अच्छा लग गया उसका जीन निकाल लिए, जहां डालना चाहे वहां पे डाल दिए। तो ये सारी प्रोसेस अब उधर ही जाएगी। बात समझ में आ रहे हो? तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ तुमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये सेल है। क्या है ये? इसके अंदर जो है ना, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर देखो, इधर देखो, न्यूक्लियस के अंदर जो होगा ये क्या है? क्रोमोसोम है ये। और इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा? डीएनए। बस समझ गए? तो मेन मसला कहाँ पे है? इस डीएनए में। जो जो मेंडल ने इतना इतना सारा एक्सपेरिमेंट करके लोगों को संभावनाएं बताया था, उसका मेन इशू कहाँ पे आ रहा है? इस डीएनए पे। बात समझ गए? तो आज हम लोग इसी डीएनए के बारे में पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरह से। जब ये इसमें जीन जो होता है डीएनए के किस पार्ट में होता है और कहाँ होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, उसका रेप्लिकेशन कैसा होता है, प्रोटीन कैसे बनता है, ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में कुछ आ रही ना? चलो, तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लाइन दिया गया है, सब लोग देखेंगे तो हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में, मतलब सीबीएसई आईसीएसई सब में इस तरह से यही पढ़ना है। बस ये है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, बाकी पढ़ना सब क्या है। तो यहाँ पे पहली बात देखो क्या पढ़ना है, डीएनए। अब डीएनए को क्या बोलते हैं, यही प्रकार का क्या है, जीन है ना? जो डीएनए है हम लोग का यही जीन होता है। पहले डीएनए पढ़ेंगे, फिर देखो दूसरा पॉइंट में क्या पढ़ा जाएगा, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने डीएनए के बारे में बताया है, ये डीएनए, आवाज आ रही है ना? हाँ, ये जो डीएनए है, ये डीएनए कैसे इसको सर्च किया गया। जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पे, तो उसको क्या था, एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट मिलेगा हम लोगों को कि कैसे पता चलेगा ही कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बात डाइजेस्ट हो रही है? उसमें क्या किया जाएगा, ये सर्च होगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो कैसे प्रूफ करेंगे, तो पढ़ेंगे। दोबारा क्या पढ़ेंगे, आरएनए वर्ड। मतलब देखो, अभी जब आगे बढ़ेंगे तुम लोग, हम लोग पीछे ही बताए हैं कि जो डीएनए होता है, यही डीएनए आगे चल के क्या बनाता है, आरएनए। और ये आरएनए फिर क्या बनाता है, प्रोटीन। बात समझ आ रही ना? ये क्रम होता है जब कोई प्रोटीन बनता है। तो तुम लोग अपने नोट्स भी रख लेना ना, अभी कुछ लिखना होगा तो लिखते रहना। बाकी जो पीडीएफ मिला भी हम लोग क्लास के बाद पीडीएफ देंगे तुमको निकाल के, है ना? तो उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो क्या है, अगला है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, फोटोकॉपी करना। मान लो एक नोट्स है, उसकी कॉपी कर दिए, बहुत सारी कॉपी बनी, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। उसको क्या करना, रेप्लिकेट करना, उसकी उसकी एक और कॉपी बना देना। तो जो डीएनए से अगर डीएनए जब बनेगा तो इसी को बोलाते हैं रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। है ना? आगे भी बोलेंगे उसको। ये वही तो है। फिर आगे रेप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन। फिर देखो आएगा ना जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब क्या होगा, देखो ये जो डीएनए पढ़ेंगे, सभी सबका डीएनए एक जैसा नहीं होता है। सबका डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। और ये जो चेंजेस होता है ना, बहुत ही कम पॉइंट में होता है। जैसे क्या है, देखो अगर ह्यूमन का डीएनए मिलाओगे तो लगभग 99% सबका सेम रहेगा।
जो 1% है उसी में सब पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के जो ह्यूमन है 1% में। आप समझ गए? वो तो हम 1 भी थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारा कम देखने को मिलेगा। वो जेनेटिक कोड के हिसाब से पता चलेगा, जिसमें हम लोग को फिर मिलेगा बाद में कहीं होगा शायद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये है। समझ गए? तो जेनेटिक कोड पढ़ा जाएगा। जेनेटिक कोड मतलब जैसे आगे भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये आएगा ना, ATCGU करके ऐसे आएगा। अब ये क्या है, ये कौन सा कोड है, अभी बात पता चलेगी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे। फिर आगे देखो आएगा ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या रहा, ये वाला क्या रहा, रेप्लिकेशन। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। और ये क्या है, ट्रांसलेशन। ये पूरे प्रोसेस को जानते हो क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? सेंट्रल डोग्मा। ये जो प्रोसेस हो रही है आरएनए से, सॉरी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। बात समझ गए? अब उसके बाद देखो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एंड ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जो डीएनए होगा उस डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं। बात समझ रहे हो ना? जैसे कि मान लो ह्यूमन का डीएनए निकालो, अब किसी ह्यूमन का अगर डीएनए है तो उसी डीएनए के अंदर तुम्हारा हेयर कैसा होगा, तुम्हारी आई कैसी होगी, तुम्हारा स्किन का कलर कैसा होगा, सारे जीन कहाँ पे रहेंगे, उसी डीएनए में। तो अब वो जीन का रेगुलेशन कैसे होता है और वो जीन कैसे एक्सप्रेस होगा। मान लो किसी का कलर, आई का कलर है ब्राउन, तो इसका मतलब उसके ब्राउन कलर वाला जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब उसका आई का कलर कैसा हो गया, ब्राउन। और किसी का मान लो ब्लैक है, ब्लैक वाला जीन डोमिनेट करेगा, तो वो पढ़ना है। और कैसे होगा वो रेगुलेटर समझेंगे। फिर एक पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको HGP भी शॉर्ट फॉर्म बोलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए थे, उसमें पूरा यही बताया गया कि जितने भी ह्यूमन का डीएनए का वो है सैंपल लिया गया, उसको निकाला गया, उसकी ये कोड निकाला गया, किस तरह से होता है, किस में कितना % सिमिलरिटी होती है, कितना % डिफरेंस होता है। ये सारी बात कहाँ पढ़ेगी हम लोग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। फिर आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये वाला कोड का ना क्रम देखा जाता है। जैसे मान लो जब ये कोड अरेंज होगा ना तो ऐसे, जैसे A, B, C, A, G, C, E ऐसे करके C, हाँ यू भी आता है, यू ऐसे रहेगा रैंडम। तो ये 3-3 का पेयर बनता है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। तो आप देखो ये जो ये पेयर बन रहा है, ये सब में कब कब रिपीट होगा, उसी आधार पे उसका डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग निकाला जाता है। उसमें कोई तुम लोग फिंगर उंगर नहीं दे देता है ना, उसके किसी भी पार्ट से जहाँ पे हमारा न्यूक्लियस मिलेगा वो ले लिया जाएगा। उसके बाद उसका क्या निकाला जाएगा, जेनेटिक कोड, और उससे पता चलेगा कि जेनेटिक कोड में ये किस अरेंजमेंट में है। तभी जाके फिंगरप्रिंटिंग से बहुत सारी चीज़ों को पता लग सकता है ना। एक तो जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उनके उसमें थोड़ा बहुत सिमिलरिटी मिलेगी, तो इससे थोड़ा क्लियर होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये बात पता चलेगी। समझ आता है कुछ? तुम लोगों को क्या पढ़ना है ये बात थोड़ा पता चला? एकदम अपने आप को लिंक करके चलना, हम लोगों को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। एक बेसिक बात यह है, सीधा मोटी मोटी बात, कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके उस समय बताया था कि अगर कोई टॉल है, कोई डॉर्फ है, किसी के फ्लावर पिंक है, किसी के वाइट है, उसका मेन रीजन क्या है, वो बाद में पता चला, जो क्या था, डीएनए। बात समझ गए? अब देखो हम लोग यहां से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये यहां से देखो एनसीईआरटी में ही शुरू में कुछ पॉइंट लिखा गया है, वो सब कहानी। उसके बाद कुछ लिखा है कि जो डीएनए होता है यही होता है जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए। कुछ ऐसे हैं जिसमें डीएनए ना होके आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। अब वो कुछ हैं, कुछ वायरस हैं, और आरएनए मोस्टली फंक्शन एज ए मैसेंजर। जो आरएनए होता है क्या होगा, हाँ एक भी डिस्टर्ब करोगे, पीछे आओ बात कर लो। देखो मोस्टली अगर जितने भी जेनेटिक मटेरियल होगा क्या होगा, डीएनए। कुछ वायरस हैं जिसमें देखने को क्या मिलता है, आरएनए। और आरएनए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन एज मैसेंजर बोलते हैं। देखो मैसेंजर का मतलब क्या होगा, जैसे हमने कहा कि जब भी कोई नई प्रोटीन बनेगी ना, तो ऐसे समझो, जैसे जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का ब्रेन होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना वो सेल का ब्रेन कहलाता है। और हम लोग का ब्रेन जो है, समझ रहे हो, तो मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन।
इसका मतलब सेल के अंदर, जैसे मान लो एक ये सेल है, इस सेल के अंदर जो भी कंट्रोल होगा कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए। बात समझ गए? तो मोस्टली कौन कंट्रोल करेगा? डीएनए। बात समझ रहे हो ना? अब डीएनए कंट्रोल किया तो डीएनए के बाद देखो, जो डीएनए रहेगा ये डीएनए मैसेज मतलब आगे कन्वे करेगा, तो वो मिलेगा किसको? आरएनए को। अब देखो ये आरएनए की जिम्मेदारी है कि ये जाके जिस तरह से मैसेज कन्वे करेगा वैसा प्रोटीन बनेगा। जैसे मान लो डीएनए ने इसको ऑर्डर दे दिया, अब आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज देगा। अब मैसेज देगा, जैसे मान लो कि कोई लीवर की सेल बननी है, तो आरएनए ने मैसेज दिया कि जो सेल बनाओगे वो सेल लीवर की होनी चाहिए, सर की सेल मत बना देना। बात समझ रहे हो? तो ये सारी अरेंजमेंट जो होता है किसके वजह से होता है? डीएनए की वजह से। और किसको मैसेज देता है? आरएनए को। इसीलिए क्या होता है? ये मैसेंजर की तरह भी काम करता है। एक बात और सुनो, देखो यहाँ पे जो वायरस की बात की जा रही है इसमें पाया जाता है आरएनए। देखो जब शुरू शुरू में ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था ना, तो पहले डीएनए डेवलप नहीं हुआ था, पहले क्या रहा होगा? आरएनए। इसका मतलब जितने भी यूनिसेलुलर होंगे उसमें ही आरएनए देखने को मिलेगा, है ना, जो भी प्रोकैरियोटिक होगा। और देखो वायरस तो किसी में रखा ही नहीं गया है, तो वायरस में आरएनए मिल रहा है और बाकी सब में क्या मिलेगा? डीएनए। अब जो डीएनए होता है ना, इसको सीधा सीधा न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। बात समझ गए? क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए और आरएनए दोनों मतलब अभी आगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो मेन कंटेंट है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अब बात समझ आई? तो हम लोग को क्या पढ़ना है? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड में क्या आएगा? डीएनए भी आएगा और आरएनए भी आएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब देखो यहाँ पे वही वाला कंटेंट, ये बात उठाया गया है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सेल है, सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम। अब बताओ क्रोमोसोम किस कंडीशन में तुम लोग देख पाओगे? हाँ, जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में रहेगी तब हम क्रोमोसोम रहेगा ना, उसके पहले ये क्रोमोसोम क्या रहता है जानते हो? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हर न्यूक्लियस के अंदर ऐसे फैला रहता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको? ये तब क्रोमैटिन क्रोमोसोम तब बनेगा जब ये सेल डिवाइड होना होगा तब। ये इसके स्टेज हैं, जब ये सेल बनने लगती है ना, इसके अलग अलग स्टेज आएंगे। अब जब क्रोमोसोम बन जाएगी इसका मतलब अब उस सेल क्या कंडीशन में आ गए? डिवाइडिंग कंडीशन में। समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल देखो, किसी के घर में 2 किचन की जरूरत कब पड़ेगी? जब उसके घर में बंटवारा होगा। जब तक नहीं होगा तो एक ही से काम चल जाएगा। इसी तरह से जब ये क्रोमोसोम आता ही है बंटवारे के लिए, क्रोमोसोम का मतलब है कि सेल को क्या करना है? अब डिवाइड करना है। अब तुम्हारा काम चल नहीं पा रहा है, अब तुम लोग लड़ाई झगड़ ज्यादा कर रहे हो, तुम लोग अलग अलग हो जाओ, अपना अपना लेके जाओ। समझ गए? अब बनेगा क्रोमोसोम। अब अगर क्रोमोसोम को देखोगे तो इसके अंदर ये ऐसे 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 स्ट्रक्चर मिलके बनते हैं। और इसको सीधा कर दो, सीधा करो, कुछ ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और उसको पास से देखोगे तो उसके अंदर क्या दिखेगा? डीएनए। तो इसका मतलब क्या? उसके अंदर क्या भरा हुआ है? डीएनए। तो जो क्रोमैटिन में भी होता है वो क्या होता है? डीएनए। बहुत ज्यादा रैप रहता है, और रैप हो गए। अब यही क्रोमोसोम जो देखो ये उलझा हुआ क्रोमोसोम है और क्रोमैटिड है, ये सुलझ के क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। उलझना और सुलझना समझते हो? हाँ, मेरे बाल कैसे हैं? उलझ। वाह, क्या एग्जाम्पल है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वो तुम लोग पतंग उड़ाए हो? पतंग, पतंग जब जब मंजा कभी कोई ऐसे खींचते खींचते जाओ नीचे गिराते हो, उलझ जाता है, फिर उसको धीरे धीरे सुलझाना पड़ता है, फिर उसको सुलझा के उसमें जो वो होता है उसमें रैप करते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लटाई में लपेटते हैं उसको। जब लपेट जाएगा तो सीधा रहेगा। तो इसी प्रकार देखो ये लटाई में लपेट दिया गया है किसको? क्रोमैटिन को। ये कैसा हो गया? सीधा। अब अगर उसके एक धागे को खींच लो, जैसे जो मंझा है उसको एक को खींचो और उसको माइक्रोस्कोप से देखो, उसके अंदर क्या दिखेगा? डीएनए। समझ गए? तो डीएनए कहाँ से आया? एकदम क्लियर बात होना चाहिए। सेल है, न्यूक्लियस है, क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम बनेगा और उसके अंदर क्या मिलेगा? डीएनए। और यही डीएनए देखो, ये डीएनए आगे आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। हा? वो अब देखो वो डिपेंड करेगा वो किस स्टेज में है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा।
क्या बोले हैं, उसमें देखो इतना डिफरेंस है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, और ये डीएनए जब जरूरत पड़ी तो क्या बन जाएगा, आरएनए बनेगा, और यही क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो क्रोमैटिन भी रहेगा वही, और वही फिर क्रोमैटिन भी बनेगा, फिर बाद में क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। वो 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 डिपेंड करता है कब किस कंडीशन में बनना है। बात समझ गए, तो ये कंडीशन है। अब हम लोग को मेन अभी क्या जानना है, ये न्यूक्लिक एसिड। बात समझे, क्या समझना है, न्यूक्लिक एसिड। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। देखो ये तुम लोग एनसीईआरटी में दिखा है, ये कुछ लग रहा है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, स्विस के थे, स्विस, स्विट्जरलैंड बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं। ये वहीं के एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मैस्चर, समझ गए। ये एक बायोलॉजी के जानकार थे, इसको हम लोग को बोलते हैं बायोलॉजिस्ट बोलेंगे, समझ गए। अब ये जो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो ये न्यूक्लियाई, वो होता है एक हॉस्पिटल के बाहर जो क्या बोलते हैं ना, लोगों के क्या, हाँ? इसको इसको बोलते हैं फेडरिक, ये, हाँ वही होगा। ये इसको बोलते हैं फ्राइड राइस, नहीं है ये फेडरिक मिक्सचर है, बस। इसको बोलते हैं फेडरिक मिक्सचर। इन्होंने देखो, इन्होंने क्या किया, अस्पताल के बाहर जो लोगों के जैसे ना कि घाव हो जाता है, पट्टी बांधी जाती है, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, तो क्या निकलता है उसमें, पस लिपटा रहता है। तो उसी के पस में इन्होंने कुछ देखा था, और वो सेल, वो डब्ल्यूबीसी थे, और उसमें जो देखा था उसको बोला गया था न्यूक्लिन। जो कुछ देखा उसको वो लोग बोल दिए न्यूक्लिन। क्या बोले थे, हाँ? वो पस को देखे, पस को लैब में ले आए, उसको माइक्रोस्कोप से देखे, समझ गए कैसे काम करते हैं। ऐसे तुम कैसे डॉक्टर बनो, ऐसे कैसे डॉक्टर बनोगे तब। ये इसको ऑब्जर्व करना है। अरे तुम लोग पस की बात कर रहे हो, क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पता चलेगा तो जब डॉक्टर बनोगे तब। ये तो होता है स्टूल चेक होता है, समझते हो। उसको भी ऐसे लाएंगे, रखेंगे और उसको माइक्रोस्कोप देखते हैं। चलो बस शांत, बस। देखो जो इन्होंने देखा था, वो उसको लोग ये क्या बोलते थे, न्यूक्लिन। ये देखो पिंडल चाचा क्या बोले थे, फैक्टर। क्या बोले थे, कुछ तो है जो कि फैक्टर है, लेकिन वो बाद में क्या निकला, जीन। इन्होंने क्या बोल दिया उसको, पहले न्यूक्लिन, ये बाद में निकला न्यूक्लिक एसिड। बात समझ गए, पहले क्या क्या बात कर रहे हो, समझ गया ना। चलो अगला देखो। अब बस बस बस, अब इसको जो देखे, तुम वहां बैठ जाओ यार, जाओ पीछे बैठो, बैठ जाओ वहां पीछे। हम तुमको अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, अब बात मत करना। देखो इधर देखो, जो उन्होंने देखा क्या बोला, न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन को जो एक ये साइंटिस्ट थे, रिचार्ड आल्टमान, इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। जो मेंडल ने बोला था फैक्टर, उसको बाद में क्या बोल दिया गया था, जीन। और इसने जो देखा न्यूक्लियस को क्या बोल दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। और इसी में तो क्या क्या है, डीएनए और आरएनए। बात समझ गए, तो इसका मतलब इन्होंने इसका बोल दिया न्यूक्लिक एसिड। अब इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला गया, क्योंकि इसका जो नेचर था वो था एसिडिक। बात समझ गए, इसको न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड ले बोला क्योंकि इसका जो नेचर था कैसा था, एसिडिक। अब एसिडिक नेचर किस वजह से होगा, आगे बात समझ में आएगी। हाँ एसिड, एसिड तो वही उसका रीजन तो वही होता है, पीएच ही कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, एसिडिक। समझ गए, अभी मन लगा के मत समझो, नहीं आएगा तो चिल्लाना नहीं, बता दे रहे हैं। हाँ नहीं आ रहा समझ में, हाँ नहीं आएगा तो समझो ध्यान से, ही मत करो अभी। चलो सुनो ध्यान से। अब यह आ गया, मेन कंटेंट स्टार्ट होता है डीएनए का। क्या हुआ, ना पढ़ाएं बंद कर दे।
मेन कंटेंट देखो क्या है, डीएनए। डीएनए क्या है एक प्रकार का, और अभी इसके पहले क्या आया था वर्ड, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए भी क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। बस समझ गए। अब देखो ये समझना है, यहाँ पे एक दूसरा लाइन है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको समझो ध्यान से। जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ये होती हैं न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। पॉलीमर समझते हो, एक होता है मोनोमर और एक होता है पॉलीमर। जो तुम लोग यूज करते हो प्लास्टिक का, उसको बोलते हैं पॉलीथीन। तो वो भी क्या है, वो किसी मोनोमर को मिला के क्या बनाया गया है, जो पॉली मतलब बहुत सारे मोनोमर मिले तो क्या बन गया है, पॉलीथीन। जैसे अगर अगर जो लोग बहुत समझने के प्रयास करें, मान लो एक ये क्या है मोनोमर, इसमें ऐसे जोड़ते जाओ, ऐसे जोड़ते जाओ, ये पूरा क्या बन जाएगा, पॉलीमर। इसी प्रकार से ये जो बना है, ये जो लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब इसमें बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड। बात समझिए क्या है इसमें, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो दूसरी बात देखो, जो डीएनए और आरएनए, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड क्या कहलाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी एक बात और पता चला, जो डीएनए आरएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड हैं, ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। इतना बात समझ आ रही है। मतलब जो डीएनए, ध्यान समझो, जो डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या प्रकार का क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब किससे बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब डीएनए के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। रिलेट कर पा रहे हो, डीएनए के अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ गए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अगर हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ये बात पता चलेगा कि डीएनए के अंदर क्या क्या होता है। समझ रहे हो। यानी सबसे छोटी यूनिट देखा जाए तो क्या है, न्यूक्लियोटाइड, उसकी डीएनए की। जब वो मिलेगी तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। वही क्या है, डीएनए और आरएनए। समझ गए। तो हम लोग का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड को पढ़ना है। डाइजेस्ट हुआ। अब देखो, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर 3 टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं। किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होते हैं, 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। देखो पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर, और तीसरा होता है फास्फेट ग्रुप। देखो शुगर तुम जानते हो ना, ग्लूकोज, वो क्या है, शुगर। पेंटोज मतलब 5 कार्बन की अगर शुगर है उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। लेकिन इसमें बस ये होगी, जो शुगर होगी ना वो साइक्लिक होगी। समझ गए। शुगर नॉन साइक्लिक भी होती है, सीधा जोड़ दो ग्लूकोज को। लेकिन अगर उसको साइक्लिक बना देंगे तो कहलाएगा, ये होता है जो पेंटोज शुगर। अब इसी में, इस पेंटोज शुगर में अगर बात करेंगे तो आरएनए में होता है राइबोज, और डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज। समझ गए। इसी पेंटोज शुगर में आरएनए में क्या होता है, राइबोज, और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज। इतना बात समझ में आया। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। यहां पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड है। कितना है, एक न्यूक्लियोटाइड। अब यही एक न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जुड़ के लंबा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वही क्या कहलाएगा, न्यूक्लिक एसिड। वही क्या होगा, डीएनए और आरएनए। रिलेट कर पा रहे हो। देखो यहाँ पे ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमने बोला कि सॉरी, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। हमने बोला इसमें क्या क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, और क्या होगा, पेंटोज शुगर, और क्या होगा, फास्फेट ग्रुप। यहाँ पे देख लो है क्या, ये देखो शुगर, इसको बोलेंगे पेंटोज शुगर, और ये क्या है, फास्फेट ग्रुप। और ये जो ये वाला है ना, ये नाइट्रोजनस बेस है। बात समझे। तो ये देखो, ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड। अब यहां देखो, यही न्यूक्लियोटाइड ऐसे से जुड़ गया है। समझ में आ रहा है, कोई परेशानी है इसमें। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये ऐसे से क्या हो गया है, जुड़ गया है। जब ये जुड़ गया तो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यही क्या है, डीएनए और आरएनए, अर्थात क्या है, न्यूक्लिक एसिड। समझ पा रहे हो पूरा डिटेल। अब देखो, अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये पूरा यही नाइट्रोजन बेस कैसे कैसे होते हैं, पेंटो शुगर क्या क्या होता है, और फास्फेट ग्रुप क्या क्या होते हैं, इसको बात पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। एकदम मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा, जान जाओ।
अच्छा सुनो एक बात और, अभी जब हम लोग तुम लोग को पढ़ा रहे थे म्यूटेशन, तो वहां पे छोड़े हुए थे कुछ और, कि अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो और बात समझ आएगी। वो बात समझ तब आएगा जब ये सभी नाइट्रोजनस बेस को, पेंटोज शुगर को, सबको पढ़ लोगे, क्योंकि इन्हीं में से कुछ निकल गया तो म्यूटेट हो गया। अब क्या निकलेगा, तो कौन सा म्यूटेशन होगा, जब ये पढ़ोगे नहीं तो जानोगे नहीं। कोई पीड़ा किसी को? ठीक, चलो अब देखो। क्या हुआ, बोलो बोलो। इसको लिखना क्या है, वो मिलेगा तुम लोग को सब, उसमें लिखा होगा पीडीएफ में। चलो बाद में लिखना, तो टाइम वेस्ट होगा ना इसमें तो। अब देखो ध्यान सुनो, जब पढ़ना शुरू करें तो पहले क्या पढ़ेंगे, ये देखो क्या पढ़ेंगे पहले, नाइट्रोजनस बेस, फिर क्या पढ़ेंगे, पेंटोज शुगर, फिर क्या पढ़ेंगे, फास्फेट ग्रुप। ये देखो ये आ गया, पहले क्या था, हाँ पहले क्या था, नाइट्रोजनस बेस। ये तुमको आ गया, यही वाला है ये नाइट्रोजनस बेस, BASES बेस, क्या बनाएंगे। अब देखो ध्यान से, नाइट्रोजनस बेसेस दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं प्यूरिन्स और एक को बोलते हैं पिरिमिडीन। कोई कंफ्यूजन ना हो, कनेक्ट होता रहे। पहला क्या है, नाइट्रोजनस बेस, दूसरा क्या है, पेंटोज शुगर, तीसरा क्या है, फास्फेट ग्रुप। तो हम लोग पहला क्या पढ़ने चल रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसेस। अब नाइट्रोजनस बेसेस में दो टाइप होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पैरिमिडीन। बस समझ गए। इसमें क्या होगा, अब देखो जो प्यूरिन्स हैं उसके अंदर दो है, एक है एडेनिन और एक है ग्वानिन। इसी को जो AGCT आता था, ये वही वाला, ये क्या कहलाएगा, ए। जो ये ग्वानिन है क्या कहलाएगा, जी। और जो ये पायरिमिडीन है, इसको बोलते हैं साइटोसिन यानी सी, थाइमिन यानी टी, और यूरोसिल यानी यू। बात समझ गए। एक बात और सुनो, जो DNA होता है, DNA में यूरोसिल नहीं पाया जाता, RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता। और समझ गए। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का हो गया, कौन कौन सा, प्यूरिन और पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन, प्यूरिन में एडेनिन जिसको ए, ग्वानिन यानी जी, साइटोसिन यानी सी, थाइमिन यानी टी, ये हो गया। और यूरोसिल यानी यू। इतने कंटेंट इसमें होते हैं, समझ में आ रही है। अब इसको हम लोग आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो इधर देखो, पहले कुछ बात सुन लो। ये प्यूरिन है, क्या है, प्यूरिन की जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल साइक्लिक रिंग होती है। इतना समझना पड़ेगा, बस क्या याद करना है बताएंगे भी, बहुत नहीं याद करना है, क्या याद करना है उसको हम बताएंगे, समझ गए। तुम लोग पहले ये बात एकदम अच्छे से मालूम होना चाहिए, प्यूरिन में क्या होगा, एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडिन में क्या होगा, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है, हाँ हाँ, यूरासिल DNA में नहीं होगा और थाइमिन RNA में नहीं होगा। बात समझ गए। अब देखो आगे, ये देखो प्यूरिन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो प्यूरिन जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल साइक्लिक, दिख रहा है ना। और ये क्या होता है, एक सिंगल साइकिल का कंपाउंड होता है। देखो इसमें केवल क्या समझना है, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन के ये नंबर 1 पे और नंबर 3 पे और नंबर 7 पे और नंबर 9 पे, इसमें नाइट्रोजनस कंटेंट का होता है। इसमें पायरिमिडीन में 1, 3, 7 और 9, ये है प्यूरिन में। हाँ, प्यूरिन में क्या होता है, 1, 3, 7, 9, इसमें क्या है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो ये वाला कंटेंट है एडेनिन, क्या है ये, एडेनिन। और एडेनिन के बाद ये वाला क्या है, ग्वानिन। इसका स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देख लो। देखो इसमें NH2 ग्रुप कहाँ लिखा है, कार्बन नंबर 2 पे, इसमें कहाँ लगा है, कार्बन नंबर 6 पे। बाकी ये वाला जो बात कॉमन है, ये कॉमन रहेगी इसमें, इसमें भी और इसमें भी। बात समझ गए। तो ये हो गया एडेनिन का स्ट्रक्चर और ये हो गया ग्वानिन का स्ट्रक्चर। अब आते हैं, इसको तुम लोग ना बहुत याद नहीं करना है, अगर ऐसे भी देखे रहोगे एक बार थोड़ा सा,
जो हम आइडिया बताए हैं। पहली बात देखो, पहली बात तो प्यूरिन को समझने के लिए उसमें डबल रिंग है, ऐसे याद हो जाएगा। प्रिमिडीन में केवल क्या है, सिंगल रिंग है। और इसमें 1 3 7 9 नंबर पे क्या है, नाइट्रोजन जुड़ा है, वही वाला इसमें होगा। एडेनिन में 6 नंबर पे क्या है, NH2 ग्रुप। और ग्वानिन में 2 नंबर पे क्या है, NH2 ग्रुप। बात समझ गए, कोई दिक्कत? अब देखो, समझ में आ रहा है तुमको ऋषि, कुछ आ रहा है ना, समझने का प्रयास करो। कहाँ पे? हाँ हाँ, ये भी ऑक्सीजन लगा है तो क्या दिक्कत है इसमें? हाँ कह सकते हैं, और क्या, ये तो हमने बता दिया ना ऐसे कि अगर पहचानने के लिए मोटा मोटा देखोगे तो उसमें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इसमें किस नंबर पे NH2 ग्रुप लगा है और इसके किस नंबर पे NH2 ग्रुप लगा है। बात समझ गए? बाकी तो इसमें जो डिफरेंस है वो देख के बता सकते हैं हम लोग। दूसरा देखो, दूसरा क्या आएगा, पेरिमिडीन। पेरिमिडीन देखो सिंगल रिंग है। अब ये सिंगल रिंग है तो इसका मतलब देखो, इसमें पहले तो 3 होता है, साइटोसिन, यूरासिल और ये थाइमिन। ये कहाँ पाया जाता है, RNA में, और ये कहाँ पाया जाता है, DNA में। यानी यूरासिल किस में नहीं होगा, DNA में। और थाइमिन कहाँ नहीं होगा, RNA में। बात समझ आ गई? यहाँ पे एक बात लिखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन नीट में आया था। यहाँ लिखा है जो थाइमिन है, ये वाला थाइमिन का एक दूसरा नाम होता है 5 मेथाइल यूरासिल। थाइमिन का दूसरा नाम होता है 5 मेथाइल यूरासिल। अब ये जो होता है, ये ये ओनली इन DNA, सॉरी, प्रेजेंट ओनली इन DNA। थाइमिन कहाँ पाया जाता है, केवल DNA में। और यूरासिल कहाँ पाया जाता है, केवल RNA में। याद रखना, देखो हमने बोला कि थाइमिन केवल कहाँ पाया जाता है, DNA में, और RNA में नहीं पाया जाता। तो इसी ने कंफ्यूज करने के लिए ये लोग इसका नाम दे देता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, यूरासिल लिखा है ना। और हमने क्या बताया था कि यूरासिल कहाँ नहीं पाया जाता, RNA में, अरे सॉरी DM नहीं पाया जाता। और इसमें क्या लिखा है, देखो थाइमिन में लिखा है यूरासिल, थोड़ा सा उल्टा लग रहा है ना। देखो यहाँ पे लिखा है यूरासिल, ये देखो ये कहाँ पाया जाता है, RNA में। क्या कंफ्यूजन हो गया? देखो RNA में क्या पाया जाता है, यूरासिल। और DNA में क्या पाया जाता है, थाइमिन। और यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाली बात है, थाइमिन को लिखा है 5 मेथाइल यूरासिल, तो कोई यूरासिल समझ के इसको उल्टा कर देगा। तो याद रखना कि थाइमिन का दूसरा नाम 5 मेथाइल यूरासिल है। और समझे, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी इन सब का भी IUPAC नाम एक होता है केमिस्ट्री, तुम लोग जानते हो ना। हाँ, IUPAC जो बोलते हैं, सबका अपना अलग नाम। जैसे एडनिन को बोलते हैं 6 एमिनो प्यूरिन, जो एडनिन है उसको बोलते हैं 6 एमिनो प्यूरिन, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और ये जो गुआनिन है इसको बोलते हैं 2 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन। और जो ये है साइटोसिन, इसको बोलते हैं 6 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन। और जो थाइमिन है इसको 2 डाई ऑक्सी 5 मेथाइल पिरिमिडीन ये बोलते हैं। और इसको तो 2 4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको जो थाइमिन को, अरे सॉरी इसको, हाँ थाइमिन को दूसरा नाम ये है 5 मेथाइल यूरासिल, इसको ये भी बोल सकते हैं। और 2 डाई ऑक्सी 5 मेथाइल पिरिमिडीन भी बोल सकते हैं। याद केवल ये वाला करना है, 5 मेथाइल यूरासिल किसको बोलते हैं, थाइमिन को, क्योंकि यही वाला उसमें डिस्कस किया गया। अगर आएगा तो ही आएगा। मान लो किसी एग्जाम का दिमाग सनक गया तो कुछ अगर दिया तो बस याद, मतलब ऐसे करोगे तो याद आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है। समझ गए ना? इसको लिखना चाहिए, जल्दी इसको लिख लो, ये AGTC वाला इसका नाम। समझ गए, कोई दिक्कत? एकदम रिलेट हो पा रहा है ना? क्या क्या पढ़े, DNA। DNA क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, उसकी यूनिट है, DNA की बेसिक यूनिट, यूनिट तो कहलाएगी ना। अब न्यूक्लियोटाइड में कितने कंटेंट हैं, 3, नाइट्रोजनस पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। ऐसे एकदम याद करोगे, देखो पूरा एकदम याद हो जाएगा, कोई माई का लाल नहीं जो कि, हाँ चलो आगे बढ़े, लिख लिए। अब देखो अगला आएगा पेंटोज शुगर। ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए बस। देखो ये डायग्राम जो है ये तुम लोगों को दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए, किसमें किसमें क्या होता है।
एनसीईआरटी में हो या ना हो, क्योंकि एग्जाम में आता रहता है, क्योंकि ये पेंटोस शुगर है तो होगा शायद एनसीईआरटी में बना होगा। देखो ये राइबोज, ये क्या है, पेंटोस शुगर। हमने क्या होता है कि जो पेंटोस शुगर होता है, अगर देखा जाए तो आरएनए में क्या होता है, राइबोज, ऐसे लिखो, राइबोज इन आरएनए और 2-डीऑक्सीराइबोज इन एनए। समझ आ रहा है? ये इन दोनों का कंटेंट है। अब इसमें देखो क्या समझना है, ये सब बातें इसमें होनी चाहिए। देखो यहां से शुरू करो, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या है 5। तो देखो कार्बन नंबर 1 पे, 2 पे और 3 पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है। कार्बन नंबर 5 पे ये क्या, ये कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है क्या ये, है ना। ये अरे ये पूरा पूरा ये CH2OH क्या कहलाएगा, हाँ सॉरी सॉरी, एल्कोहल, हाँ ठीक है। ये मतलब इसमें 5 पे इस सब में क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है। इसमें OH है, सब में OH लगा है। 1, 2, 3 और 5। अब इसमें देखो, इधर देखो, हाँ C2H5 को एथिल बोलते हैं, CH3 को मेथिल बोलते हैं। इधर देखो ये क्या है, कार्बन नंबर 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4 और ये क्या है 5। तो इसके 1 पे और 3 पे और 5 पे कौन सा ग्रुप लगा है, OH ग्रुप। तो जो ये वाला है वो कहलाएगा राइबोज और ये वाला क्या है, डीऑक्सीराइबोज। यानी अगर कहीं DNA होगा तो कौन सा पेंटोस शुगर होगा, ये वाला। अगर कहीं RNA हो तो क्या पाया जाएगा, ये वाला। इसका स्ट्रक्चर एटलीस्ट याद होना चाहिए। और समझ गए कि राइबोज का और डीऑक्सीराइबोज में का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई दिक्कत। तो दो हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, एक पढ़ लिए पेंटोज शुगर और पहले का पढ़ लिए नाइट्रोजनस बेस। अब अगला वाला क्या पढ़ेंगे, ये है फास्फेट ग्रुप। अब देखो फास्फेट ग्रुप मतलब एक प्रकार का ये फास्फोरिक एसिड है। अभी हमने बताया था कि जो DNA होता है वो होता है एसिडिक, क्योंकि उसका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। उसका एसिडिक होने का रीजन क्या है, फास्फेट ग्रुप है। अगर कोई मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि DNA का एसिडिक होने का रीजन क्या होगा, क्या होगा, फास्फेट ग्रुप अर्थात फास्फोरिक एसिड। बात समझे, ये है फास्फेट ग्रुप। अब इसका कंटेंट क्या है, फास्फोरिक एसिड H3PO4, लोग जानते हो केमिस्ट्री के महान केमिस्ट्रीकार हो, है ना। ये कंबाइंस विद द शुगर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ DNA, लिख लो, ठीक है। यही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके, जो एसिडिक नेचर होता है DNA का या न्यूक्लिक एसिड का, कौन रिस्पॉन्सिबल है, फास्फेट ग्रुप। समझ गया, तीनों क्या क्या पढ़े, पहला क्या पढ़े, नाइट्रोजनस बेस, दूसरा क्या पढ़े, पेंटोज शुगर, तीसरा क्या पढ़े, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप। कोई कहाँ, सब उसी में है। अभी ये पढ़ोगे तो मन लगे तो समझ आएगा, धीरे धीरे पढ़ोगे समझ आएगा। बस इसको, ये जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इसको अगर दिमाग में बैठाओगे तो सब समझ आ जाएगा। अगर इसको भुला दोगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आए। समझदार तो हो तुम लोग। चलो अब सुनो, अभी तो ट्रेलर था, है ना, फिल्म अभी बाकी है। समझ गए, अब देखो फिल्म। अरे फिल्म बोलना जानू से बोलते हैं, एक लड़का बोलता है आम हाउस, बोलता है फार्म हाउस, नहीं होता। तो उस तरह से हमने फिल्म बाकी है अभी। देखो इधर देखो, अब सुनो ध्यान से। जो न्यूक्लियोटाइड हुआ करता था उसको बीच से तोड़ के कुछ और बना सकते हैं हम लोग। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या था, हाँ बस, उससे एक चीज निकाल दो, क्या निकाल दोगे, उसमें शुगर रहने दो, बेस रहने दो, क्या निकाल दो, फास्फेट। अगर उसको निकाल के दो को जोड़ के बोले तो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर अब अगर एक बात और सुनो, अगर न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जोड़ दो तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो, न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो पॉलीमर है किसका, किसका, अरे सॉरी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो अगर अगर न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में केवल यही दो है, शुगर प्लस बेस, है ना। अगर इसमें पी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका एक नाम ये भी दिया गया है,
अगर शुगर प्लस बेस कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत? आप देखो एक बात यहाँ पे, जो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये लिंक्ड टू OH ऑफ द 1 कार्बन पेंटोज शुगर, जो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से अटैच होगा क्या, OH ग्रुप, और वो किस बॉन्ड से जुड़ेगा उसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किससे जुड़ेगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एकदम ये भी याद होना चाहिए कि किससे जुड़ेगा और कहाँ पे जुड़ेगा, कौन सा बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम से के बॉन्ड से ये जुड़ेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, इधर देखो ये न्यूक्लियोसाइड RNA का और ये न्यूक्लियोसाइड DNA का, इसको ध्यान समझो। हमने क्या बोला कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 कंटेंट होते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड से एक कंटेंट को उड़ा दो, किसको उड़ा दोगे, फास्फेट को, तो जो बचेगा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अब बताओ न्यूक्लियोटाइड DNA का भी हुआ करता रहा होगा और RNA का भी, तो न्यूक्लियोसाइड भी DNA का भी होगा और RNA का भी होगा। बस एक बात देखना है कि अगर RNA का होगा तो उसमें क्या नहीं होगा, थाइमीन वाला, अगर DNA का होगा नहीं होगा उसमें यूरेसिल वाला। बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड RNA का दिया गया है, तो RNA में देखो एक होता है एडेनिन, अगर एडेनिन में बेस ये दोनों मिला क्या कहलाएगा, एडिनोसिन। समझ रहे हो, क्या कहलाएगा, एडिनोसिन। और दूसरा क्या होता है, गुआनिन, क्या कहलाएगा, गुआनोसिन, या साइन कोई बोलो। और इधर देखो साइटिडिन, साइटिन था, ये साइटिडिन कहलाएगा ना, एटोसिन था, अगर लगा साइटिडिन। और यूरेसिल था, कहलाएगा यूरेडिन। समझ गए, ये किसका न्यूक्लियोसाइड है, RNA का। याद रखना एक बात, क्या होगा ये, एडिनोसिन, गुआनोसिन और साइटिडिन और यूरेडिन। देखो ऐसे समझो, ये वाला ऊपर वाले क्या है, प्यूरिन है कि पिरिमिडिन है, ये क्या है ऊपर वाले दोनों, अरे ये दोनों क्या हैं, एडनिन और गुआनिन क्या थे, प्यूरिन था ना, और ये क्या है, पिरिमिडीन। इसलिए देखो लिखा है डीन, इसलिए देखो इसमें लिखा है लास्ट में डीन, इसलिए क्या है डीन। और ये क्या कहलाएगा, इन प्यूरिन, ये क्या है, पिरिमिडीन। इसलिए क्या हो, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन और यूरेडिन। बस समझ गए, ये होगा RNA का। अब इधर देख लो न्यूक्लियोसाइड इन DNA, तो न्यूक्लियोसाइड में डीऑक्सी एडिनोसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन। यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, पिरिमिडीन, और यहाँ पे देखो यूरेसिल नहीं होता, इसमें क्या होता है, थाइमीन, तो यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। ये दोनों क्या हैं, पिरिमिडीन। उड़ गया क्या, अरे वाह शुरू से एकदम ऊपर से। ये दुआ समझा था, अब दुआ नहीं समझाएंगे, लेकिन ध्यान समझना, दीवार नहीं समझाएंगे, ध्यान सुनो। हमने कहा तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, बस बहस नहीं, हम बस बोलते से बताएंगे 100 बार, कोई दिक्कत, बस सुनो ध्यान से। न्यूक्लियो जो टाइड होता है उसमें 3 कंटेंट था, ध्यान रखो क्या क्या, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट, 3 था। लेकिन अगर 3 में से एक को गायब कर दो तो कितना बचेगा, 2। जब तीनों था तो कहलाया था न्यूक्लियोटाइड, एक गायब हो तो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। समझ गए, जो DNA था वो न्यूक्लियोटाइड का क्या था, पॉलीमर, यानी एक यूनिट देखो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब उससे एक को हटा दो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ये वही बात कह रहा है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें क्या है, शुगर और बेस रहेगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड DNA का भी होगा और RNA का भी होगा। DNA का न्यूक्लियोसाइड देखो ऐसे होगा, पहला होगा जो एडेनिन था उससे बनेगा एडिनोसिन, और जो ग्वानिन होगा बनेगा ग्वानोसिन, और जो साइटोसिन सर उससे क्या बोलेगा, साइटोडिन, और इससे क्या बनेगा, यूरेडिन। समझ गए। अब इधर देखो DNA का भी न्यूक्लियोसाइड बनेगा, इसका बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन, और इसका बनेगा डीऑक्सी गुआनोसिन, और यहां पे बनेगा डीऑक्सी साइटिडिन। और यूरोसिल केवल DNA में होता है, RNA में क्या होता है, थाइमीन। हाँ उल्टा बता दिए, अरे सॉरी, RNA यूरोसिल क्या होता है RNA में, DNA में क्या होता है, थाइमीन। तो डीऑक्सी थाइमिडीन। आप समझ गए, ये इसके क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अगर इतना समझ गए होगे
तो न्यूक्लियोटाइड का भी कुछ ना कुछ नाम होता है, लेकिन तुम लोग सिलेबस में नहीं है, बस हम बोल दे रहे हैं ऐसे, समझ गए? देखो उसमें कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं है, बस क्या क्या करना है, इसी के अंदर मोनोफास्फेट जोड़ देना है। हाँ तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि क्या हटाया गया है, फास्फेट ग्रुप। एक फास्फेट को हटाए हो तो वही इसमें जोड़ दो। अगर मान लो कोई एग्जाम में सनक गया, मुझे बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या होगा इसका, तो तुम लोग इसके सामने बस क्या जोड़ दोगे, मोनोफास्फेट। इसके ऊपर भी, इसके सब के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। सब में जोड़ दो ना। अब जो यहां जोड़ेंगे, देखो देखो, अगर बोलेंगे एडेनोसिन मोनोफास्फेट तो वो होगा आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें जोड़ेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट तो क्या होगा, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, समझ गए? हाँ, हालांकि वो तुम लोग में नहीं है, अगर नहीं समझा तो छोड़ दो। हाँ नीट में तो मिलेगा, ये तो बोल रहे हैं, इसे तो बोल रहे हैं ज्यादा, बस उसको कुछ करना नहीं इसमें। मोनो, देखो यहां से हमने क्या हटाया है, फास्फेट हटाया है, दोबारा तभी तो न्यूक्लियोसाइड बना है, तो फास्फेट दोबारा जोड़ दो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ये तो होगा ना। अब अगर जोड़ोगे तो सब सामने लिख दो, एडेनोसिन मोनोफास्फेट, गुआनोसिन मोनोफास्फेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ गए? ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है, जो बस ऐसे देख लो, इसको समझना, ज़्यादा याद नहीं करने वाली बात नहीं, बस इसको देखना ऐसे, इस तरह से जुड़े होते हैं ये है एडेनोसिन वाला, ये है गुआनोसिन वाला, ये है साइटोसिन, ये है थायमिन, है ना? आगे बढ़े, कोई समस्या? अब देखो इसको देखो, ये है, यहां देखो, फास्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH आप 5 कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं है, फास्फेट ग्रुप। अगर न्यूक्लियोसाइड के 5वें नंबर कार्बन पे अगर जोड़ दोगे क्या, फास्फेट ग्रुप, सॉरी, हाँ न्यूक्लियोसाइड के 5वें नंबर ग्रुप में ये लिंक कर दोगे फास्फेट ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। वही तो बात था, ये बन जाएगा। और ये जो जुड़ता है वो जुड़ता है फास्फोएस्टर बॉन्ड से। किससे जुड़ता है, जो फास्फेट ग्रुप को हम लोग वहां से हटाए थे तो न्यूक्लियोसाइड बना था, वो फास्फेट ग्रुप फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, उसी को हम लोग फास्फोएस्टर लिंकेज बोलते हैं। बात समझ गए? अब देखो, ये जो यही मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, या इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं हम लोग, दूसरा नाम ये भी है। देखो ये बात वहीं लिखा है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन बेस, यहाँ क्या है, शुगर, यहाँ क्या है, फास्फेट, मिल क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। बात में आई, समझ आया कुछ? कुछ है नहीं, उसी को आगे पीछे हो रहा है ये, बस एक बात पकड़ लोगे तो पूरी बात समझ आ जाएगी। न्यूक्लियोटाइड को पकड़ोगे अगर, उससे सब कुछ लिंक हो पाएगा, समझ रहे हो? अब इधर देखो, ये है फास्फेट, और ये क्या है, पेंटोज शुगर, किस नंबर पे जुड़ा है, 5 नंबर पे। इधर क्या है, नाइट्रोजनस बेस, किस नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे। बस समझ रहे हो? तो ये 1 नंबर पे जुड़ा है तो क्या कहलाया, नाइट्रोजनस बेस, और इसमें क्या जुड़ा है, फास्फेट। ये सब मिला क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। समझ गए? सब मिला क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कोई पीड़ा नहीं? चलो, कितनी काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ सेंड हो गया, हम यही दे देंगे, लेकिन निकलवाएंगे नहीं इसको, इसको PDF भेजेंगे, हाँ ग्रुप में इसको भेज देंगे, बिल्कुल ये भेज सकते हैं, क्या है? अरे तुम लोग जो कहोगे, जान छोड़ के सब कुछ, मेरी जान नहीं जानी चाहिए बस। ले लो, काटे, लाओ छुरा चाकू लाओ, काट देते। देखो कितने कितने ये लोग स्वार्थी हैं, मतलब। चलो बस, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर ये समझ जाओगे तुम लोग, तो बाद में देखो तुम लोग इतना खुशी मिलेगी, जानते हो, तुम लोग, एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं, एक वो था, खड़क सिंह नाम का डाकू था, सुने थे? पता नहीं क्या उसमें था, खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। ऐसा कुछ था ना, तो
उसके पास एक बहुत प्यारा सा घोड़ा था, अब वो घोड़ा से बहुत सारा चोरी करता रहा होगा। तो मतलब कि अब वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था, समझ रहे हो ना। मतलब तो अब एक दूसरा किसान था, किसान किससे प्यार करे, अपने खेती बाड़ी से। वही तो उसको ना उसने सुना था किसान का प्रेम, उसने सुने थे। तो आपने, तो उसमें एक बात था कि उसको अपना घोड़ा देख के जो खुशी मिलती थी, किसान को वही अपनी फसल देख के मिलती थी। अब तुम लोग को खुशी तब मिलेगी जब ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए, समझ रहे हो ना। और एक बात और सुनो, अगर ये अच्छे से समझ जाओगे, एक गिलास दूध पीने से जो एनर्जी आती है, अगर इसको तुम लोग जाके अपने आप किताब में पढ़ोगे और समझ में आता जाएगा, तो अंदर से बहुत खुशी आएगी। आई नहीं आएगी? तुम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अगर इसे करते जाओ, निकल गया आ गया, वाह, ऐसा मिलता है ना, ऐसा होता ही नहीं होता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन करो, दो तीन बार गलत हो जाए, एक बार करो सही आंसर आ गया, वाह क्या खुशी मिली। समझ गए ना। तो वो एनर्जी मिलेगी इसको करने से, क्योंकि ये टॉपिक ना थोड़ा सा क्रिटिकल है, अभी और आगे मिलेगा। अगर इसको समझ जाओगे सारा बस समझ में आएगा। इसको, उसमें खजूर डाल लेना थोड़ा सा। चलो, नहीं उसमें, उसमें कॉफी डाल लेना, कॉफी। अब सुनो ध्यान से आगे, अब कहानी आगे आती है, अभी तो फिल्म बाकी है, अभी तो ट्रेलर देखा है। चलो, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं आरएनए में। देखो, इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज एडिशनल ओ एच ग्रुप एट टू पोजिशन ऑफ राइबोज। इसको, हाँ, इसके बाद ही आएगा ना, उसका डीएनए पढ़ेंगे ना। ये अभी देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक प्रकार का ये डीएनए का स्ट्रक्चर ही है। देखो, कहती नहीं, तो कुर्सी उठा तो सर पटक देंगे। इधर सुनो ध्यान से, अभी अभी जो बोले हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर कब पढ़ेंगे ना, एक प्रकार का ये डीएनए का स्ट्रक्चर ही है। इसे बोले कि हम क्लास का स्ट्रक्चर कब पढ़ेंगे। अभी हम सभी मेज कुर्सी को जान रहे हैं, यहाँ पे कौन सी टेबल है, यहाँ पे कौन सी टेबल है, यहाँ कौन बैठा है, वहाँ कैमरा कहाँ लगा है, सब इकट्ठा अलग अलग कर रहे हैं। सब को इकट्ठा मिला देंगे, क्या बन जाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर। समझ गए। जैसे घर बनाना है, अभी हम ईंट ला रहे हैं, बालू ला रहे हैं, सीमेंट ला रहे हैं, नहीं, वो सेकंड से स्टार्ट है। समझ गए। तो अभी सबको मिला देंगे, क्या बन जाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो सब कुछ डीएनए के अंदर यही होगा, इसको बस मिलाना है और उसका मैप बनाना है कि जो हम ईंट बालू ला के घर बना रहे हैं, हम उसको डिजाइन कैसे बनाएंगे। हवेली बनाएंगे कि झोपड़ी बनाएंगे कि दीवार खींच के उसमें छप्पर तान देंगे। बस समझ गए। अब सुनो ध्यान से, एक कहा सुनो ना, अरहर के टटिया में गुजराती वाला ताला। इसका मतलब समझाए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, अरहर मतलब जो जिसकी दाल बनती है उसको उसको अरहर जानते हैं। समझ गए। जो उसका डंठल होता है, उसको लोग उसको पटक पटक के अरहर निकाल लेते हैं, और उसके डंठल को ऐसे से खड़ा करके उसके टटिया बनाते हैं, दीवाल, टटिया बोलते हैं उसको। तुम लोग जानते हो क्या। उसको कुछ और बोलते होंगे, क्लीम क्लीम क्लीम, पता नहीं क्या बोलते हैं यार। तुम लोग छप्पर बोलते हो। हाँ ऐसे, अरे ऐसे यार, सुनो देखो देखो ऐसे, देखो ये उसका ये ऐसे दीवार है, ऐसे से डंठल रख देंगे, ऐसे ऐसे, ऐसे से बन जाएगा। ये पूरा ऐसे खींच देंगे, फिर उसको उठा के ले जाएंगे, एक दीवार बना दिए, फिर उसको ले गए, दूसरी दीवार बना दिए, फिर उसको तीसरी दीवार बना दिए, ऊपर छप्पर, ऊपर छप्पर छा दिए। हाँ समझ गए, ऊपर छप्पर छा दिए। तो देखो, इस तरह से घर बनाए, देखो इस तरह का घर बनाए इतना कमजोर, और उसमें खूब बड़ा सा ताला लगा दिए। मतलब कोई ताला से इसको ही तोड़ ले जाए, ताला लाने की जरूरत क्या है। तो यही वाली कहानी अब तुम लोग अभी करोगे इसमें। सुनो ध्यान से। अब दूसरा देखो, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये लिंक्ड थ्रू द 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हम लोग पहले बता चुके हैं। किससे जुड़ेगा, 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा, और ये टू फॉर्म करेगा डाई न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर एक रहेगा तो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, अगर दो हो गए तो कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड, अगर बहुत सारा हो गया तो क्या कहलाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, अर्थात डीएनए और आरएनए। बस समझ गए। अब यहाँ देख लो,
व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब अगर एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा तो कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वही कहलाता है न्यूक्लिक एसिड, उसे बोलते हैं डीएनए, उसे बोलते हैं आरएनए। कोई दिक्कत? ये देखो, ये एक है राइबोज, ये एक जुड़ा हुआ है, ये वही बताने का प्रयास कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, है ना, ये क्या है, OH जुड़ा है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये दो जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे, डाइन्यूक्लियोटाइड। पूरा जुड़ा क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पहले देख चुके हैं हम लोग इसको, बस इसमें यही समझना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दें, देखो यहाँ पे क्या है, फास्फेट ग्रुप, एक फास्फेट ग्रुप दूसरे एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे को जोड़ता है, तो इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है? अब देखो ये हो गया। एक बात और सुन लो ध्यान से, एक बात और देखो, इधर जो फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इधर देखा जाए तो कार्बन नंबर 5 है, इधर आएगा। अब इधर जाएगा तो ये 5वें नंबर पे इधर है। और जो इधर है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये OH जुड़ा है, वो किस पे जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पे। अभी बाद में हम लोग बताएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो उसका मतलब यही होगा, अगर कार्बन नंबर 5 पे होगा कुछ जुड़ेगा तो कहलाएगा 5, 5, और 3 पे जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा 3। जब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अभी हम लोग एक नीचे इसका दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो सॉरी, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अभी इसके हम लोग इसके दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे तो वो ये सिंगल पेयर, वो सिंगल था, फिर क्या हो जाएगा, पेयर। अब धीरे धीरे डीएनए बन रहा है, समझ रहे हो? ये देखो, पहचानो, इन्हें पहचानो, इनका सबका नाम पढ़ो। अब जो फ्रेडरिक मैस्चर, ये क्या है, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। और ये क्या लिखा है, म्यूरियस एंड ब्रिंकिंस। और ये क्या है, ये फ्रैंकलिन है, ये हाँ माउराइस ब्रिंकलिन्स एंड क्या लिखा है, विल्किंस। और ये क्या है, फ्रैंकलिन। ये क्या है, ये फीमेल लगती है कि मेल लगती है, ये फीमेल है। चलो बस सुन ध्यान से, इनके शकल में मत जाओ बस। आप देखो, ये जो तुम्हारे फ्राइड राइस थे, ये जो फ्रेडरिक मिक्सचर थे, इन्होंने ही इसका हम लोग का इन्होंने आइडेंटिफाई किया था डीएनए को, जिसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लियन, जो हम पहले बात कर चुके हैं, ये बात पहले हो चुकी है। अब देखो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल, ये नया है, ये क्या है, नया है मार्केट में, ये बात तो पुराना था, पहले मिला था। देखो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। देखो डबल हेलिक्स मॉडल क्या होगा, अरे यार ये देखो, सुनो ध्यान से बस, इतना ना बक 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 रखो। इधर देखो, इधर सुनो, ये क्या है, एक ये रहेगा तो एक सिंगल रहेगा, अब हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या डबल हेलिक्स मॉडल, क्या हो जाएगा, डबल हेलिक्स मॉडल। तो बाकी तो सब ठीक था, इन्होंने बताया कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया। अब इट वाज बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द माउराइस। इसको कुछ और बोलेंगे यार? नहीं, तुम लोग का तो हम मुंह में ताला लगाए हैं, तुम लोग कभी हंसते नहीं हो, तुम लोग कभी हंसते नहीं हो, समझ गए, कभी हंसते नहीं हो। क्या ये क्या किया, बेस्ड ऑन, मतलब ये देखो ये क्या किया, इन्होंने क्या दिया, इसका नाम दिया, समझ गए? और उन्होंने क्या किया ना, एक्सरे डिफ्रेक्शन से, मतलब जब खूब ज्यादा एक्सरे पास किया है ना, तो उन्हीं से ये देखने को मिला था क्लियरली, इन्होंने उसकी बात बताया था। और ये क्या किया था, उसको प्रपोज दिया, प्रपोज किया था, मतलब उसको नाम दिया था उसका, बस समझ गए। ये सारे इसमें, ये तुम लोग में देखना नहीं ज्यादा, बस आगे आओ। ये देखो, अब देखो इधर से ध्यान सुनो ध्यान से, ये वाला क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड नंबर 1, ये क्या है, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1। और ये क्या हो गया,
दूसरा, दोनों मिल गया, क्या बन गया? डबल हेलिक्स। किसने दिया था? ये सब याद रखना। अब सुनो ध्यान से, अब ये डीएनए बनना है धीरे धीरे। देखो जो ये बन रहा है, ये जो टी ए है, ये क्या है? ना ना ना, ये तीन में से कौन सा है? जो तीन था ना, तीनों नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फास्फेट, ये बेसिस है ना। ये क्या है? बेस है। तो ये क्या है? ये सब बेस ऐसे ऐसे जुड़ते हैं। मतलब ये डबल तब हो पाएगा जब आपस में जुड़ेंगे, तभी तो बन पाएगा। जैसे सीढ़ी ऐसी होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर ये नहीं रहेगा तो ये जुड़ेगा, इधर बांस, इधर वाला बांस अलग, इधर बांस अलग। तो जोड़ने का काम कौन करता है? बेस। बेस जो होते हैं बेसिस। अब बेसिस कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। समझ रहे हो? इससे जोड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है। देखो, जब एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है। जब थायमिन एडेनिन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। जब ग्वानोसिन थायमिन से जुड़ेगा, अरे सॉरी, साइटोसिन जुड़ेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। बस ये ध्यान देखना। जब ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से, और जब साइट ये थायमिन और एडेनोसिन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से। बस इतना ध्यान रखना। तो ये हो गया डबल हेलिक्स मॉडल। किसने दिया? डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? किसने दिया? अब सुनो ध्यान से, अब आगे सुनो। यहाँ कुछ मिला नहीं मारने वारने को। चल बस बस, मजाक नहीं। अब देखो, टाइम वेस्ट ना करो। अब देखो ये क्या हो गया। इधर देखो, इधर क्या था? इधर क्या था? ये दिखाई दे रहा है? खुश? कौन खुश हुआ? चलो अब देखो। हाँ? इधर देखो, सुनो ध्यान से। इधर सुनो, ध्यान से। यहाँ क्या था? डीएनए। ये भी उसमें लिखा, एनसीईआरटी में डायग्राम लिखा है। ये क्या था? डीएनए। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? ट्रांस, हाँ। जब आरएनए से जब आरएनए से प्रोटीन बन गया, कहलाएगा ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा। समझ गए? ये देखो, आप सुनो ध्यान से। हाँ? नहीं, हमको कुछ समझ ही नहीं आया। आप देखो, आप देखो इधर। इधर देखो, जो प्रोटीन है ना, जब प्रोटीन मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ। हे प्रभु जगन्नाथ। तो वो एग्जाम में क्या मिलेगा? थैंक यू। तुमको एग्जाम में क्या मिलेगा? प्रोटीन जब मिलता है बनता है, देखो सेल बनेगा। और क्या? प्रोटीन ये तो होता है ना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। अब सेल मिलेगा तो क्या बनेगा? टिश्यू। फिर क्या बनेगा? तो कहानी यहाँ से शुरू हुई है। जो तुम लोग कहानी सेल से पढ़ते हो, वो कहानी, ना ना ना,
ये क्योंकि ये फंक्शनल नहीं है ना, ये बस शुरू कर रहा है कि काम खत्म। इस आज जान पाए क्या तुम? समझ गए? अगली क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे कि आगे वाला पार्ट। समझ में आ गया तुम लोग को? बताओ। चलो एक बार जल्दी बोलो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? किस पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसमें क्या क्या होता है? फास्फेट। समझ गए? अगर न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट ग्रुप हटा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। समझ गए? तो इन सबको पढ़ा गया है। हम लोग अभी, हाँ अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद फिर से, अगली क्लास।